नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि मंगलवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे लिए किस प्रकार के संकेत हैं। तो कुछ मिले जुले से संकेत देखने को मिल रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी की अगर बात करें तो यहां पर हमने देखा है दबाव के साथ तकरीबन 150 पॉइंट नीचे शुरुआत हुई है। 16,430 के पास हम एसजीएक्स निफ्टी में ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। वहीं डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डालें तो सुस्ती यहां पर भी काबिज है। फिलहाल 200 अंकों की कमजोरी डाउ फ्यूचर्स में दिखाई दे रही है और नैस्डैक फ्यूचर्स भी 100 अंकों से अधिक की कमजोरी के साथ कर रहा है कारोबार। जापानीज मार्केट की शुरुआत हुई थी मजबूती के साथ, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वहां पर भी प्रेशर हावी हो गया है। जितने भी गेन्स थे वो सब गायब हो चुके हैं और अब ये हरे से लाल निशान में तब्दील हो गया। बाकी मार्केट्स भी जो खुल रहे हैं कुछ मिला जुला सा ही रुझान है, लेकिन बायस थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर कमोडिटी स्पेस की बात करें तो कच्चा तेल अभी भी $120 के पास काबिज है। सोने में और चांदी में हमने ऊपरी स्तरों से प्रेशर बनता हुआ देखा है। डॉलर इंडेक्स ने एक बार फिर रिकवरी दिखाई है। 102.60 के पार हमने इसे कारोबार करता हुआ देखा है। तो बीते सत्र में क्या कुछ हुआ है, इस हफ्ते के लिए महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं और आज कौन से इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, डेटा है जिस पर हमें नजर रखने की जरूरत है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, हुई है कुछ सुस्त शुरुआत, क्या हुआ है पिछले सत्र में ऐसा अमेरिकन या यूरोपियन मार्केट्स में? कुछ भी नहीं हुआ। एब्सोल्युटली कुछ नहीं हुआ है जिसकी वजह से बाजार कोई डायरेक्शन। तो इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? कच्चे तेल को? लैक ऑफ ट्रिगर्स एक तरह से आप कह सकते हैं। अगले हफ्ते फेड की पॉलिसी तो वो एक बड़ा ट्रिगर है, बट इस हफ्ते जैसे हमने कहा काफी सारा डेटा आने वाला है, तो उस डेटा से पहले बाजार थोड़े कॉशियस मूड पर है। कुछ डेटा अभी तक आया नहीं है तो बाजार उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है, बट वो डेटा आने से पहले बाजार ने डिसाइड करा है कि अभी हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, डेटा आने दीजिए फिर हम डायरेक्शन चूज करेंगे। और इसलिए आपने देखा कि कल अमेरिकी बाजारों में थोड़ा वॉलेटाइल सेशन था क्योंकि बाजार अपनी डायरेक्शन नहीं चूज कर पा रहे हैं। शुरुआत अच्छी हुई पर फिर थ्रू द डे हमने देखा कि धीरे 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 डाउ गिरकर एकदम सपाट बंद हुआ। मामूली बढ़त आपने डाउ में देखी। 400 अंक की रेंज में कारोबार जरूर हुआ, हालांकि ऊंचाई से 300 से ज्यादा अंक फिसल कर डाउ बंद हुआ है, तो हल्की बढ़त वहां पर रही। थोड़ा आईटी शेयर से जरूर आपने सहारा आते हुए देखा है। इसकी वजह से नैस्डैक 0.4% ऊपर रहा। एक दो दिग्गज आईटी काउंटर्स स्पेशली अमेजॉन जिसका 1:20 का स्प्लिट हुआ था वो कल लागू हो गया, यानी कि कल एक्स डेट थी, तो इसलिए उस स्टॉक में थोड़ा एक्शन रहा क्योंकि रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, बड़ा स्टॉक सस्ता हो जाता है। बट अदरवाइज कुछ और एक्शन आपने आते हुए नहीं देखा। एप्पल ने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च के बारे में कहा है तो उस शेयर में थोड़ा एक्शन दिखा। ट्विटर के शेयर में कल जरूर थोड़ा एक्शन, इनफैक्ट काफी एक्शन दिखा, निचले स्तरों से हल्का सा रिकवर भी हुआ। इलॉन मस्क साहब हर दूसरे दिन कुछ नई खबर लेकर आते हैं। वो अब ऐसी संभावना निकल रही है कि शायद ये डील टूट जाए। $44 बिलियन का जो उनका टेक ओवर प्लान है वो शायद टूट सकता है, क्योंकि मस्क साहब दोबारा ये आरोप लगा रहे हैं कि ट्विटर जो डिस्क्लोजर्स उन्हें ट्विटर से चाहिए, जो डेटा उन्हें ट्विटर से चाहिए वो ट्विटर दे नहीं रहा है। स्पेशली जो स्पैम अकाउंट्स हैं, बॉट अकाउंट्स हैं या फेक अकाउंट्स हैं, उसके बारे में डिटेल सामने नहीं आ रही हैं, इसलिए शायद वो डील से वॉक अवे कर सकते हैं। हालांकि फिर ट्विटर का बाद में बयान आया कि उनका पूरा कमिटमेंट है कि ये डील जल्द से जल्द पूरी हो सके, तो वो एक फैक्टर रहा जहां पर आपको रखनी चाहिए नजर। दूसरा एक फैक्टर है 10 साल की बॉन्ड डील। पिछले हफ्ते 2.75% पर इसकी शुरुआत हुई थी, अब 3% के पार आपको ये बॉन्ड डील जाती हुई दिख रही है। तो वापस बॉन्ड डील में बढ़त है, वापस इन्फ्लेशन की चिंता बढ़ रही है और इसकी वजह से भी बाजार में हल्की सी आशंका और बढ़ी है। 1 महीने की ऊंचाई पर यूएस की बॉन्ड डील वापस आपको आती हुई दिख रही है। थोड़े कंज्यूमर स्टॉक्स में कल जरूर हमने एक्शन देखा। इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स भी थोड़ा एक्शन में यूएस में रहे, बट कोई ऐसी क्लियर डायरेक्शन नहीं आपको आती हुई दिखी। जैनेट येलेन यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी, एक तरह से वित्त मंत्री, वो आज और कल यूएस सेनेट में बयान देने वाली हैं, तो उस पर भी आपको रखनी पड़ेगी नजर। यूरोप के बाजार की बात करें तो यहां पर अच्छा एक्शन रहा, 1%, इनफैक्ट 1% से ज्यादा की गेंस यूरोप में रही, तो वहां पर कोई परेशानी नहीं है। $120 पर कच्चा तेल अभी भी कायम है, तो वहां पर आप कुछ ज्यादा एक्शन नहीं देख रहे हैं। सोने चांदी में हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से वापस बिकवाली आई, क्योंकि जैसे आप हाईलाइट कर रही थी डॉलर इंडेक्स दोबारा मजबूत हो रहा है, 102.5 के पार गया है, तो वहां से थोड़ा प्रेशर इस पर बना। बेस मेटल्स पर रखिए नजर, क्योंकि चाइना की रीओपनिंग से बेस मेटल्स में तेजी बनती हुई दिख रही है। कल भी हम हाईलाइट कर रहे थे कॉपर 6 हफ्ते की ऊंचाई पर है, एल्यूमिनियम और निकल भी 1 हफ्ते की ऊंचाई पर है और एग्री कमोडिटीज में भी एक रीबाउंड आते हुए दिखा है। तो थोड़ा कमोडिटी बाजार में एक्शन ज्यादा था, इक्विटीज में एक्शन जरूर था, थोड़ा वॉलेटाइल था, एक डायरेक्शन की तलाश है इस समय।
बिल्कुल, तो वो डायरेक्शन आज हमें दिन के दौरान मिल पाता है कि नहीं, इस पर नजर रहेगी और दिन भर आपको बेहतरीन स्ट्रैटेजीज जी बिजनेस पे मिलती रहेंगी। बहरहाल शुक्रिया दीपांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्लोबल अपडेट रखने के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देख लेते कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला। अब तक हम यही देखते आए कि कैश स्पेस में FIIs की बिकवाली लगातार थोड़ी चिंता बढ़ा रही है और कल भी कुछ नया नहीं हुआ है। 2400 करोड़ के आसपास की बिकवाली हमने विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से आते हुए देखी, लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशकों का लगातार साथ बना हुआ है। 1950 करोड़ की खरीद यहां पर देखने को मिली। FNO स्पेस में हालांकि FIIs ने कल कुछ बिकवाली की है, 1100 करोड़ के आसपास की हमने बिकवाली बनते हुए देखी। तो जिस तरह के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि बिल्कुल डायरेक्शनलेस हैं और आज शुरुआत थोड़ी नेगेटिव नोट पर हुई है, तो इन सब के बीच हमारे बाजार कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या होगी रणनीति, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। कल हमने मार्केट की क्लोजिंग देखी, बिल्कुल ऐसे लेवल्स पर हुई जिसको जस्टिफाई करना, समझाना थोड़ा मुश्किल था। आज इंटरनेशनल मार्केट से जो क्यूज मिल रहे हैं वो भी समझ से परे हैं। सर निफ्टी बैंक निफ्टी क्या किया जाए? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए संकेत बहुत ही मिले जुले, लेकिन हल्के से कमजोरी की तरफ है, क्योंकि अमेरिकी बाजार में जिस तरह का प्रदर्शन रहा उम्मीद से खराब था। क्योंकि जब हमारे बाजार बंद हुए कल आखिरी 1 घंटे में जो रिकवरी भारतीय बाजारों में आई और दिन के हाई पॉइंट के करीब जाकर बंद होने की कोशिश की है, बैंक निफ्टी तो 2 दिनों तक लाल निशान में बंद होने के बाद कल ग्रीन में बंद हुआ है। आज फिर से डाउ फ्यूचर्स तेजी से गिरते दिखे, तो संकेत खराब मानकर चले आप। आज ये इम्पोर्टेंट है और कल हमारी पॉलिसी इम्पोर्टेंट होगी, तो थोड़े से बाजार पॉलिसी के पहले भी अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। अब जहां तक रेंज का सवाल है, नीचे निफ्टी में 16,350, 16,450 बेहद अहम लेवल है। 16,350 के नीचे बंद होने के बाद निफ्टी की चाल बिगड़ती हुई दिखेगी और 16,700 के ऊपर बंद होने के बाद निफ्टी और बेहतर मजबूत होता हुआ दिखेगा। और इसीलिए आज के लिए ऊपर की रेंज आपके लिए 16,600 से 16,700 की बनती है और लोअर साइड पर 16,350, 16,450 की रेंज सपोर्ट का काम करेगी। अब आइए बैंक निफ्टी पर 35,000, 35,100 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो आज के लिए जो रेंज होगी सपोर्ट के लिहाज से वो होगी 34,950, 35,100 और ऊपरी स्तरों पर 35,425 से 35,625 की रेंज है, जिस पर आपको फोकस करना है प्रॉफिट बुकिंग के लिहाज से। तो कमजोर शुरुआत होने के बाद हो सकता है थोड़ी बहुत निचले से रिकवरी दिखाने की कोशिश करें, तो दोनों तरफ के ट्रेड मिल सकते हैं, लेकिन आज के लिए थोड़ा डायरेक्शन नीचे की तरफ का ज्यादा नजर आ रहा है। जी पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी पे किन रेंज पर, ट्रेडिंग रेंज पर नजर रखने की जरूरत है। लेवल्स बता देती हूँ, 16,350, 450 निफ्टी में आज ये एक सपोर्ट रेंज का काम करेगा। वहीं अपर बैंड 16,600 से 700 की बनती हुई दिखाई दे रही है, ये एक रेजिस्टेंस रेंज आज के लिए निफ्टी में होगी। वहीं बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 34,950, 35,100 ये एक रेंज रहेगी सपोर्ट साइड की, जहां पर कुछ खरीद का मौका मिल सकता है। लेकिन वहीं अपर बैंड 35,425 से 35,625 ये आप कह सकते हैं कि एक 500-600 पॉइंट्स की रेंज है जिसमें आज बैंक निफ्टी घूमता हुआ नजर आएगा। ब्रॉडर मार्केट्स में क्या कुछ हो सकता है और आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या हो, ये तो हमने आपको मोटे तौर पर समझा दी, लेकिन खबरों के दम पर भी एक्शन भरपूर रहने वाला है, सिर्फ स्टॉक्स में नहीं बल्कि चुनिंदा सेक्टर्स में भी। पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी अरमान इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान गुड मॉर्निंग। वैसे तो ये पूरा हफ्ता ही काफी इवेंटफुल है, लेकिन ट्यूसडे के सेशन के लिए आपके स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट में क्या क्या है? बिल्कुल, सबसे पहले गेल का जो बायबैक है वो आज खत्म हो जाएगा। उसी के साथ साथ बैटरी स्वैपिंग और इंटरऑपरेबिलिटी की नीति आयोग की आज अहम बैठक है। एविएशन मिनिस्टर जो है वो आज देश की पहली एरो स्पोर्ट्स पॉलिसी पर भी जो जारी करेंगे। 641 शेयर्स ऐसे हैं जिसमें प्राइस बैंड में बदलाव हुआ है, जिसमें 5 to 10% सारेगामा, तेजस, डॉनर जैसे स्टॉक्स दिखेंगे। 5 to 20% में मैंगलोर रिफाइनरी, सुप्रीम पेट्रो, चेन्नई पेट्रो। 10 to 20% में आपको बोरोसिल, मद्रास फर्टिलाइजर, टालब्रोज इंजीनियरिंग, ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं। एक्स डेट है जिसमें जीआईसी के लिए जो इंटरिम डिविडेंड था 2.25 का, उसके एक्स डेट है। डिफेंस स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, जिसमें जैसे एचएएल और भारत डायनामिक्स, क्योंकि जो रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में डीएसी की जो बैठक हुई थी उसमें लगभग जो 76,000 करोड़ का जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी मिल चुकी है। बजाज फिनसर्व जिसमें मई का अपडेट है, जिसमें जो ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम है वो लगभग 900 करोड़ से बढ़कर लगभग 1270 करोड़ पर आती हुई दिखी है। पीबी फिनटेक जिसमें जो चेयरमैन और सीईओ हैं वो ब्लॉक डील के माध्यम से लगभग 38 लाख शेयर्स बेचने वाले हैं और वो इसॉप को एक्सरसाइज करने के लिए जो टैक्स का भुगतान करना है उसके चलते ही बेचेंगे और आने वाले 1 साल में वो नहीं बेचने वाले हैं। एनबीएफसी पर ध्यान रखिएगा, जिसमें एनबीएफसी
एनबीएफसी के अपर लेयर कैटेगरी के लिए वो प्रोविजनिंग नियम जारी कर दिए गए हैं और अब जो स्टैंडर्ड असेट प्रोविजन है वो 0.25% से बढ़ाकर 2% पर रखा जाएगा। HLE ग्लास कॉर्ड पर ध्यान रखिएगा, जिसमें शेयर विभाजन के बोर्ड की मंजूरी है और 1:5 रेशियो में करा जाएगा विभाजन। गुफिक बायोसाइंस पर ध्यान रखिएगा अंत में, जिसमें न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम भारत के बाजार में उन्होंने लॉन्च कर दिया गया है। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया आपका अरमान हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर नजर रखने की जरूरत है। आपने नोटिस किया होगा कि अरमान ने आज 2 अहम इवेंट्स का जिक्र किया है। सुबह 11 बजे देश की पहली एरोस्पोर्ट पॉलिसी लॉन्च होने वाली है। बैटरी स्वैपिंग पर भी आप कह सकते हैं कि नीति आयोग में एक अहम बैठक होने वाली है। इन दोनों खबरों पर जी बिजनेस की नजर बनी हुई है और इस दोनों इवेंट्स की पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी जी बिजनेस संवाददाता अमरीश पांडे इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में माफ कीजिएगा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए, ये जो 2 बड़े इवेंट्स हैं, एक तो पहली एरोस्पोर्ट पॉलिसी लॉन्च होने वाली है आज 11 बजे और दूसरा ये बैटरी स्वैपिंग, क्या कुछ होने वाला है, कौन कौन शामिल होगा, क्या डिटेल्स है? गुड मॉर्निंग नेहा। सबसे पहले शुरू करते हैं एरोस्पेस जो पॉलिसी है उससे ही शुरू करते हैं। सरकार ने जनवरी में एक ड्राफ्ट जारी किया था और सरकार का कहना था कि 2030 तक देश के जो पर्यटन उद्योग है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो पूरा इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए एक लक्ष्य रखा था और ड्राफ्ट में जो सुझाव मांगे गए थे उन पे सारे विचार के बाद आज सरकार ये पॉलिसी जारी करने वाली है। सरकार का उद्देश्य ये है कि 2030 तक देश को एरो स्पोर्ट्स टूरिज्म का एक बड़ा हब बनाया जाए, साथ ही साथ इससे जो जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके भी निर्माण का एक बड़ा हब बनाने की कोशिश है। इसमें पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, एविएशन, इससे जुड़ी जो तमाम कंपनीज हैं उनके लिए एक बड़ा मौका होगा, साथ ही साथ रोजगार का एक बड़ा मौका सरकार इसमें देख रही है। क्योंकि सरकार का कहना है कि कई सारे ऐसे टूरिज्म स्पॉट्स हैं हमारे देश में जिन पे की बहुत सारी चीजें अभी एक्सप्लोर नहीं की जा सकी हैं। अगर ये पॉलिसी आती है तो उसी हिसाब से सरकार आगे इसको और प्रमोट करेगी और जो ऐसे डेस्टिनेशन जहां पे कि हम फिजिबिलिटी है स्पोर्ट्स की उसको और बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसे में टूरिज्म बढ़ेगा तो उससे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप होने में मदद मिलेगी। तो सरकार आज पहली देश की जो पॉलिसी है वो जारी करने जा रही है। 11 बजे एविएशन मिनिस्टर इसको जारी करेंगे। जहां तक दूसरी बड़ी खबर की आप बात कर रहे हैं तो नीति आयोग आज एक बड़ी बैठक कर रहा है जिसमें कि कंज्यूमर अफेयर्स, कॉमर्स, इंडस्ट्री, इसके अलावा पावर और नीति आयोग, BIS, इसके सारे अधिकारी उसमें शामिल होंगे। ये बैटरी स्वैपिंग पर पहली बैठक होगी जो कि सरकार के या नीति आयोग के कहे तो ड्राफ्ट के बाद पहली बार हो रही है। ड्राफ्ट पर सरकार ने 5 जून तक सारे कमेंट्स मंगाए थे। 5 जून की तारीख बीत चुकी है। जो कमेंट्स आए थे उनको कैटेगराइज कर लिया गया है, उनकी स्क्रूटनी चल रही है और उसके बाद कुछ जो हाई पॉइंट्स थे उस पर डिस्कस करने के लिए पूरी बैठक है। इस बैठक से हम 2 अंदाजे लगा सकते हैं। पहला तो ये कि इस बैठक के बाद 2 और बैठकें होंगी जिसमें कि ऑटो इंडस्ट्री और उससे जो जुड़ा एंसिलरीज है उनकी एक बैठक और होनी है। कुल मिलाकर सरकार ये चाहती है कि इस साल के अंत तक हम ये बैटरी स्वैपिंग की पॉलिसी जारी कर दें और अगले साल के मध्य तक इसको लागू भी कर दिए जाने का लक्ष्य है सरकार का। तो कुल मिलाकर ये जो पॉलिसी होगी उसमें 2 चीजें जो अहम डिस्कस होनी है हमारी जानकारी के अनुसार वो ये है कि क्या हमें गाड़ी की जो पूरी डिजाइनिंग है उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत है। इसके अलावा जो बैटरी या उसका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए किस तरह का स्टैंडर्ड तय किया जाना चाहिए। तो कुल आगे जाके हम ये देख सकते हैं कि जो एक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ई रिक्शा है, बाइक्स हैं, इनके लिए सरकार इसी साल के अंत तक ये पॉलिसी को जारी कर सकती है। पहले चरण में ये जो इनके लिए पॉलिसी जारी होगी और इनकी डिजाइनिंग को फिक्स कर दिया जाएगा, इनके लिए स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए जाएंगे और अगले साल ये पॉलिसी जारी कर दी जाएगी। जी, पॉइंट टेकन अमरीश। तो आप इन दोनों महत्वपूर्ण इवेंट्स पर रखिएगा नजर। हम रेगुलरली दिन के दौरान इस पर जैसे जैसे मुख्य अपडेट्स आएंगे आप से जुड़ते रहेंगे और इन दोनों बड़ी इवेंट्स के अपडेट्स लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग के साथ शुरुआत करेंगे। JSW स्टील पर पहली रिकमेंडेशन आ रही है। 560 का स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट स्ट्रैटेजी में 610 का है। 579 के पास का प्राइस इसमें खरीदारी के लिए रिकमेंडेड है। अनराठी सिक्योरिटीज की बात करते हैं। वेदांता एक और मेटल मेजर पर खरीदारी की ही रिकमेंडेशन आई है। 310 का स्टॉप लॉस, 340 का टारगेट। और अंत में सेंट्रम ब्रोकिंग, इनकी तरफ से एक चीनी स्टॉक बलरामपुर शुगर, इसमें खरीदारी की रिकमेंडेशन निकल कर आई है। 402 का स्टॉप लॉस लगाना है और 425 का टारगेट आपको इस स्ट्रैटेजी के लिए मिल जाएगा।
और बाजार पर आज एक्सपर्ट्स की क्या राय है, क्या रणनीति आपको अपनाकर चलनी है ब्रॉडर मार्केट्स में, अलग अलग सेक्टर्स में, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या रहेगा, इस सब पर बात करने के लिए kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। बताइए, कहां है नजर आज और कैसे होगी कमाई? नेहा जी, देखिए, थोड़ा इंडेक्स के बारे में बात करें तो वीकनेस देखने को मिल सकता है ओपनिंग में। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 16,640 का है। तो 16,640 सॉरी 16,440 16,440 से बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा निफ्टी के लिए। इसके नीचे अगर हम जाते हैं और टिकते हैं तो गिरावट और बढ़ने की संभावना है, और अगर गिरावट बढ़ती है तो मैं मानता हूँ निफ्टी में हम वापस एक बार करीब 16,350 16,330 के लेवल को छूते हुए हम देख पाएंगे। तो थोड़ा कॉशियस व्यू रखना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करें तो 16,601 स्टिफ रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह से बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी तरह का रुझान बनते हुए दिखाई दे रहा है। कल के सेशन का जो लो था ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो करीब 35,070 के आसपास है। इसके नीचे अगर हम फिसलते हैं तो गिरावट और बढ़ सकती है। तो थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक में मैंने एक ही स्टॉक चुना है जिसमें मेरा कन्विक्शन है, और वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में बिकवाली करने की मेरी सलाह होगी। एशियन के पेंट के फ्यूचर में अगर हम एशियन पेंट के फ्यूचर में बिकवाली करते हैं तो स्टॉप लॉस 2840 का रहेगा। दो लक्ष्य रहेंगे, 2750 का पहला लक्ष्य, 2735 का दूसरा लक्ष्य। ओके, ये तो आपने एशियन पेंट्स पर सलाह दे दी, विच आई एम श्योर इज कमिंग फ्रॉम द फैक्ट कि कच्चे तेल की कीमतों में वापस से बढ़ोतरी दिखी है। तो क्या इसके मद्देनजर ऑयल एंड गैस ओएमसीज पर भी आज ध्यान देना चाहिए अगर इंडाइसेस की ही हम बात करें? यस, डेफिनेटली ओएमसीज में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है, जैसे कि मिड कैप स्टॉक जो है ऑयल इंडिया का चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है। जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बने हैं, चार्ट के ऊपर एक ब्रेकआउट अबव मल्टीपल टॉप फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर किसी को मध्यम अवधि के लिए निवेश करना है तो ये एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। ऑयल इंडिया में कल का क्लोज करीब 279 के आसपास का है। जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बने, मैं मानता हूँ कि 290 और 300 के लिए ये स्टॉक रेडी हो रहा है। अगले 15 दिन से एक महीने के अंदर 300 रुपए तक के स्टॉक के जाने की संभावना है, और स्टॉप लॉस भी बहुत नजदीक रहेगा। 273 का स्टॉप लॉस रह सकता है। पॉइंट टेकन। थैंक यू मिस्टर केलकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज ब्रॉडर मार्केट्स में एंड ऑफ कोर्स चुनिंदा स्टॉक्स और सेक्टर्स में कहां कमाई के मौके मिल सकते हैं। इक्विटी स्पेस की तो बात कर ली, अब बढ़ते हैं कमोडिटी बाजार की तरफ, जहां पर भरपूर एक्शन देखने को मिल रहा है। वहां क्या रणनीति आज आपको अपनानी है, इस पर बात करने के लिए केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सोने चांदी में एक बार फिर से ऊपरी स्तरों से दबाव बन रहा है, मतलब क्लियरली जितनी भी स्ट्रेंथ की उम्मीद थी वो एक बार फिर से गायब होती दिख रही है। कल चांदी को लेके हम बहुत बुलिश थे, वो $22 तक आ गिरी है। क्या किया जाए आज के मार्केट में बिकवाली? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। डेफिनेटली अगर हम पिछले 15 दिन की बात करें तो रोज सिनेरियो चेंज होते जा रहा है। जैसे पिछले हफ्ते हमने देखा प्राइजेस एकाएक $22 के ऊपर चांदी में आते हुए दिखाई दिया, बट शुक्रवार को वापस लॉस्ट होते हुए दिखाई दिया। कल हमने गोल्ड में गिरावट देखी, कहीं ना कहीं चांदी में स्टेबिलिटी आते हुए देखी। ये हफ्ते में जो डेटा पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हफ्ते में यूएस के इन्फ्लेशन आने हैं, यूरो जोन से इन्फ्लेशन डेटा आना है, जो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हाई पे आते हुए दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट फ्राइडे को जो डेटा आएगा तो 0.7 बताया जा रहा है, जो काफी कंसर्निंग है। साथ में ईसीबी की पॉलिसी मीटिंग भी है। कल डेटा पॉइंट नहीं होने की वजह से मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रहा है, बट कहीं ना कहीं रुपए में जो गिरावट है वो गोल्ड और सिल्वर डोमेस्टिक मार्केट को थोड़ा सपोर्ट कर सकता है। तो आज के लिए सोना बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए, 50-800 पे लेके चलिए, बट अपसाइड लिमिटेड रहेगा, जो करीबन 51-100 के आसपास दिखा सकता है। वहीं अगर चांदी की बात की जाए तो चांदी के अंदर भी हमने कल एक अच्छा खासा मोमेंटम देखा, बट गोल्ड का जो लॉस था वो चांदी पे भी इंपैक्ट करता हुआ दिखेगा, जो 61-800 के करीब लिया जा सकता है। अपसाइड थोड़ा कैप है जो 62,500 से 62,800 का रहेगा लेवल। कच्चे तेल में क्या किया जाए, क्योंकि भले ही कल की तेजी के बाद हम देख रहे हैं कि थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में है, लेकिन जितने भी फंडामेंटल्स हैं वो अभी भी मजबूती की तरफ इशारा कर रहे हैं। कल हम फ्लैट बंद हुए हैं, वो खरीदारी का मौका होगा आज जब बाजार खुलेगा?
देखिए कच्चे तेल में टेक्निकली कुछ मुझे ऐसा क्लियरिटी नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज ओवरऑल ऑलरेडी हमने देखा प्राइजेस हैज रैलीड फ्रॉम 112 से 120 के ऊपर। बट कहीं ना कहीं सबसे शॉकिंग था ओपेक का मीट। ओपेक के मीट में हमने देखा 50% से ज्यादा की प्रोडक्शन ग्रोथ दिखाई गई, उसके बावजूद प्राइस में गिरावट नहीं आई। डेट मीन जो अनसर्टेनिटी है सप्लाई को लेकर वो कंटिन्यू है। तो अनलेस एंड अनटिल 117-18 ब्रेंट नहीं तोड़ता है, मे बी वी कैन सी प्राइजेस 124-125 डॉलर तक दिखा सकता है। तो बिल्कुल थोड़ा कॉशियस रहकर बाय करके चलिए। जून वायदा जो 9100 के करीब मिले तो लेके चलिए, ऊपर में 9500 का लेवल रहेगा। बट ध्यान रखिए पिछले 6 महीने का जो दायरा रहा है वो 85 से 9500 के बीच का रहा है। तो आई थिंक बाय करके चलिए, ऊपर में 95 के करीब जाता हुआ दिखाई देगा। मेटल्स में कहाँ नजर होगी? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ वापस से रिबाउंड रिकवरी का मोड दिखा है। वैसे सारे मेटल्स नहीं चढ़े हैं। कॉपर में कल हमने देखा कि घरेलू बाजार में ही कुछ सुस्ती हावी रही है। तो क्या रणनीति अपनाई जाए अब मेटल मार्केट में? देखिए पूरे बेस मेटल के अंदर चाइना वाज द इम्पोर्टेंट प्लेयर। हमने चाइना जैसे ओपन अप हुआ तो उम्मीद थी कि काफी अच्छी रैली आएगी। तो वी हैव सीन 740 से लेकर 810-15 तक का कॉपर में जब देखा। कल का जो हमने फॉल बैक देखा डेट वाज जस्ट एडजस्टमेंट, बिकॉज लास्ट वीक हमने देखा था कि यूके मार्केट भी बंद था और चाइना भी बंद था। ओवरऑल मुझे लगता है कॉपर काफी साउंड दिखाई दे रहा है करंट लेवल से। यहाँ पे भी हम 795 के करीब लेके चल सकते हैं। 810-812 का लेवल रहेगा। जिस ढंग से चाइना रीओपन हो रहा है तो डिमांड तो रीमर्ज होते हुए दिखाई देगी, तो कॉपर को लेके चलना चाहिए। पॉइंट टेकन। केडिया जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री स्पेस में आज कहाँ कहाँ है कमाई के मौके। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। किन शेयरों पर FII ब्रोकरेज ने दर्ज की FIR रखते हैं आपके सामने। शुरुआत करेंगे इंडियन ऑयल से। इस पर क्रेडिट स्विस की न्यूट्रल स्टैंस है और टारगेट 146 का है। टाटा कंज्यूमर पर क्रेडिट स्विस न्यूट्रल आउटलुक ही लेकर चल रहे हैं 820 के टारगेट के साथ। वहीं क्रेडिट स्विस की टाटा मोटर्स पर भी न्यूट्रल ही आउटलुक है, टारगेट 438 का है। HDFC पर मैक्वायरी की आउट परफॉर्म की रेटिंग है, टारगेट 2960 का है। वहीं HDFC बैंक पर मैक्वायरी आउट परफॉर्म का स्टैंस लेकर चल रहे हैं 2005 के टारगेट के साथ। हीरो मोटोकॉर्प पर क्रेडिट स्विस न्यूट्रल की रिकमेंडेशन है, न्यूट्रल स्टैंस है, टारगेट 2553 का है। NTPC पर ब्रोकरेजेस की राय रखते हैं आपके सामने। जेफरीज खरीद की रिकमेंडेशन दे रहे हैं 165 के टारगेट के लिए और क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म का स्टैंस है, टारगेट 180 का है। और अंत में JP मॉर्गन की तरफ से पेटीएम पर रिकमेंडेशन है, उन्होंने ओवरवेट का स्टैंस वापस लेकर आए हैं और टारगेट 1000 का रिकमेंड किया है। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को यहीं समेटते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।